Good evening and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar and I have come with a physical geography based set having only 15 questions. Questions are set on the sun. All are quite essential for the commission level exams. Now let's solve this set. Question number 1. सौर मंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत सूर्य का द्रव्यमान है? सोलर मास और सन का मास। तो सोलर मास के प्रतिशत के रूप में सन का मास निकालना है। तो ये देखें, ऑप्शन देखें, तो इसमें जो हाईएस्ट है वही होगा आंसर। 99.85% होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। The sun accounts for 99.85% of mass of the solar system. सूर्य का विशाल गुरुत्वीय खिंचाव जो है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रहों को इसके चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में रोटेट कराता है। The immense gravitational pull of the sun keeps the planets rotating around it in definite orbits. तो ये सूर्य का द्रव्यमान है इतना विशाल पूरे सोलर सिस्टम में, ये सारे ग्रह और भी सारे चीज उसके अबाउट घूमते रहते हैं। 2 नंबर देखें, सूर्य निरंतर इस रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्लाज्मा, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, कौन सा होगा? तो ये चारों सही है। इसके अलावा विजिबल लाइट भी है, यूवी रेज भी है और इंफ्रारेड रेज भी है, जो सूर्य से कंटिन्यूसली गिव ऑफ होता रहता है, मतलब उत्सर्जित होता रहता है उससे। और ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस को प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये चारों होगा। इसके अलावा विजिबल लाइट, यूवी रेज और आईआर रेज भी होगा। तो आंसर इसका ई हो जाएगा। और ये सारे ऑप्शन सही हैं। 3 नंबर तक है, एक क्षौरिक वर्ष कॉस्मिक और गैलेक्टिक ईयर कितने मिलियन वर्ष का होता है? तो ये गैलेक्टिक जो वर्ड है इसका क्या अर्थ होता है? कॉस्मिक या गैलेक्टिक। इसका अगर हिंदी में अर्थ जानना चाहेंगे तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ दुग्ध संबंधी, यानी दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, संबंधी, या आकाश गंगा संबंधी, या इसे शॉर्ट वर्ड में गांगेय भी बोला जाता है, या मंदाकिनीय भी बोला जाता है, और सबसे अच्छा शब्द है इसके लिए क्षौरिक, शुद्ध हिंदी में। तो गैलेक्टिक और कॉस्मिक ईयर जो होता है, क्षौरिक केंद्र यानी गैलेक्टिक सेंटर जो होता है के चारों तरफ सूर्य के परिक्रमण काल को कहते हैं, जो 250 मिलियन वर्ष के बराबर होता है। The period of revolution of the sun around the galactic center is 250 million years. This period is called a cosmic or galactic year. तो पकड़ में आ गया, 250 होगा। आंसर इसका सी हो गया। 4 नंबर देखें, धूल और गैसों के बीजभूत बादल प्रीमोर्डियल क्लाउड का सबसे बड़ा संघटक है। क्या है ये प्रीमोर्डियल क्लाउड में क्या क्या पाया गया? और ये प्रीमोर्डियल क्लाउड जो होता है ये बहुत ही आदिकाल का क्लाउड माना जाता है, जिससे ऐसा माना जाता है कि सौर मंडल जो है ये इसी से इवॉल्व हुआ है, उद्भूत हुआ है। तो देखिए इस प्रीमोर्डियल क्लाउड में इसका कंपोजिशन क्या क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, और भी है, अमोनिया है, ये मीथेन है,
जल है, रॉक एंड आयरन है, तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन इसका जो है परसेंटेज में, ये देखिए हाइड्रोजन इसका इसमें 80% होता है, हीलियम 15%, और जो शेष बच गया 5% उसमें सर्वाधिक भाग जल का होता है, सबसे कम अमोनिया, और अमोनिया यानी NH3, और 1.25% ईच CH4 और रॉक एंड आयरन। तो ये इसका कंपोजिशन है प्रीमोर्डियल क्लाउड का, और माना जाता है कि इसी से सौरमंडल का इवोल्यूशन हुआ है। तो अब देखें इसमें क्या क्या होगा। सबसे बड़ा संगठक कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया। पाँच नंबर देखें, सूर्य मुख्यतः इन तत्वों से मिलकर बना है। अब सूर्य में क्या क्या होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया मुख्यतः पूछ रहा है, तो इसमें आंसर जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये देखें इसका आंसर तब हो जाएगा ई, यानी कि ए और बी सही है। मुख्यतः अगर पूछेगा तो ये दोनों मारना पड़ेगा। छः नंबर देखें, सूर्य के सभी ऊर्जा का स्रोत इसके क्रोड में होने वाला डैश है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विशालकाय विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट। तो ये ऑब्वियस आंसर है, ये सभी लड़के जानते हैं प्रायः कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। फ्यूजन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और ढेर सारा एनर्जी उससे इवॉल्व होता है। और फिशन में यानी विखंडन में क्या होता है, इसके उलट होता है, एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक बनते हैं, इसमें भी एनर्जी इवॉल्व होता है। एक्चुअली फिशन और फ्यूज़न में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ा भिन्न है दोनों का। ये जो विखंडन का काम होता है फिजन का, एक भारी या अनस्टेबल अस्थिर न्यूक्लियस का दो हल्के न्यूक्लियाई में टूटना है, जबकि फ्यूजन यानी संलयन दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक होते हैं और बड़ी मात्रा में एनर्जी इवॉल्व करते हैं। ये डिफरेंस है बेसिक। और तो ये तो फिर सुपरनोवा तो आप जान ही रहे हैं कि सभी तारों की अंतिम अवस्था है, भारी तारों की अंतिम अवस्था है, जिसमें कभी कभी न्यूट्रॉन तारे बनते हैं जिसे पल्सर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूजन, ए नंबर हो जाएगा। सात नंबर तक सूर्य का चमकीला सतह जो हम देखते हैं कहलाता है। ये भी सभी लड़के जानते हैं, फोटोस्फीयर होगा। ऑप्शन वाइज देखें, कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, क्रोड यानी कोर। तो कोरोना क्या होता है? कोरोना तो ये इक्लिप्स के टाइम में दिखता है, ग्रहणों के दौरान दिखता है कोरोना। और फोटोस्फीयर के ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर, ये जो सी नंबर है, और ये देखने में लाल होता है, लाल रंग का होता है। और ये कोर तो सूर्य का सबसे भीतरी हिस्सा है, मूल बिंदु है जहाँ नाभिकीय संलयन होता है। तो आंसर इसका फोटोस्फीयर होगा, बी। आठ नंबर तक है, सूर्य सभी दिशाओं में निरंतर उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? प्रोटॉन की धाराएं, इलेक्ट्रॉन की धाराएं, न्यूट्रॉन की धाराएं, अग्नि की धाराएं। तो प्रोटॉन की धाराएं इसका आंसर होगा 8 नंबर का, स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन।
और ये किस रूप में होगा, ये जो स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटॉन निरंतर उससे इमिट होता रहता है सभी दिशाओं में, तो इससे या तो परसिस्टेंट स्पाइरल स्ट्रीम्स के रूप में सौर पवन ये बनता है, या फिर बाउट्स ऑफ इनकैंडेसेंट मटेरियल के रूप में सौर लपट तैयार होता है। तो इसका भी आंसर ए हो गया। प्रोटॉन की धाराएं। ये देखिए 9 नंबर उत्तर ध्रुवीय प्रकाश है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अरोरा बोरेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस सौर पवन के कारण होता है, सौर लपट के कारण होता है। तो इसका आंसर ए और सी होगा। अरोरा बोरेलिस को ही उत्तर ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, और ये सौर पवन के जो संघटक ये है कण, उसके कारण होता है। तो सौर पवन इसमें है रीजन, ये कारक है उत्तर ध्रुवीय प्रकाश का। देखें सौर पवन के संघटक कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ट्रैप्ड हो जाते हैं और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ऑरोरल डिस्प्लेज के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। यही डिस्प्ले जो है उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरेलिस कहलाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। तो अब आप समझ गए कि क्या होगा इसका आंसर, अरोरा बोरेलिस और सौर पवन के कारण। ये ए और सी आंसर होगा, इसका ई हो जाएगा। ए और सी सही है इसमें। ठीक है, ऑरोरा बोरेलिस यानी उत्तर ध्रुवीय प्रकाश को पोलर लाइट्स भी बोलते हैं या ऑरोरा पोलरिस भी बोलते हैं। ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखा जाता है इस प्रकाश को। और ये कैसा होता है, ये एक हरे पर्दे के समान दिखता है आकाश में। ऑरोरा डिस्प्लेज डायनामिक पैटर्न ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स दैट अपीयर्स कर्टेंस यानी पर्दा, रेज किरण, स्पाइरल और डायनामिक फ्लिकर्स कवरिंग द इंटायर स्काई। ये बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, लोग जाते हैं देखने के लिए। और इसमें से ज़्यादातर ग्रीन कलर का होता है, हालांकि कभी कभी पिंक, रेड, वायलेट, वाइट में भी दिखता है। और ये होता कैसे है, अच्छा जी, ये जो नियॉन लाइट देखते हैं जो बोर्ड वगैरह में दिखता है, उसका जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसमें भी है। और डिफरेंट गैसों के साथ डिफरेंट कलर छोड़ता है। जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन है तो उसके साथ अगर ये हुआ है, रिएक्शन हुआ है, तो ग्रीन कलर का ऑरोरा दिखेगा, और नाइट्रोजन के साथ हुआ है तो ब्लू या रेड कलर का दिखेगा। तो ये इसका मोटा मोटी थोड़ा सा डेफिनेशन जान लें कि नॉर्दर्न लाइट्स जो होता है यानी यही ऑरोरा बोरेलिस उत्तर ध्रुवीय प्रकाश। When charged particles from the sun strike atoms in Earth's atmosphere, they cause electrons in the atoms to move to a higher energy state. When the electrons drop back to a lower energy state, they release a photon, that is light. This process creates the beautiful aurora or northern light. तो ये है डेफिनेशन, ये प्रोसेस है कैसे ये उत्पन्न होता है। 10 नंबर देखें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये सब पूछता है। सौर पवनें, सौर लपटें, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर लपटें यानी सोलर फ्लेयर। इसको सौर प्रज्वाल भी बोलते हैं। सौर लपटें गर्म आयनीकृत गैसें हैं, हॉट आयोनाइज्ड गैसेस।
तो इसका आंसर बी होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आ भी सकता है। ग्यारह नंबर देखें, सूर्य का सतह, सरफेस ऑफ द सन, कभी नहीं बदलता है, निरंतर बदलता रहता है। कभी कभी बदलता है, एक निश्चित समय पर बदलता है। तो इसका आंसर होगा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, निरंतर बदलता रहता है सूर्य का सतह। आंसर बी हो जाएगा इसका। 12 नंबर देखें, सन स्पॉट सूर्य की सतह पर हमेशा बनता और बिगड़ता है, यानी कि हर हमेशा कंटिन्यूसली ये फॉर्म होता है और ये डिसअपियर भी हो जाता है, लुप्त भी हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है? चमकीला धब्बा, काला धब्बा, फ्लेक्स, सौर कलंक। तो ये देखें, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? काला धब्बा और सौर कलंक। सन स्पॉट जो डार्क स्पॉट होता है सन पर, उसी को सन स्पॉट बोलते हैं, और वही सौर कलंक कहलाता है। तो बी और डी सेम चीज़ है, सन स्पॉट का सिनोनिमस हुआ। और ये देखें, चमकीला धब्बा जो होता है सन के सरफेस पर, ब्राइट स्पॉट, उसको प्लेक्स बोला जाता है। तो ए को सी कहा जाता है और बी को डी कहा जाता है, यही समझें। तो इसका आंसर ई चला जाएगा, बी और डी सही है इसमें। तेरह नंबर देखें, वैश्विक जलवायु को काफ़ी प्रभावित करते हैं सौर चमक, सौर कलंक, सौर लपट, सौर पवन। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सब पूछ सकता है। ये ग्लोबल क्लाइमेट को काफ़ी प्रभावित करता है, वो और कोई नहीं बल्कि सौर कलंक है, सन स्पॉट है। सूर्य की सतह पर यह ठंडा और अंधेरा क्षेत्र है, इसकी अवधि 11 वर्षों की होती है। इसका आंसर हो गया बी, सन स्पॉट्स। चौदह नंबर देखें, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना होता है? इसलिए ये तो याद रखने वाला चीज़, ये 100 होगा आंसर इसका। Sun's diameter is 100 times of Earth diameter। 15 नंबर देखें, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, कब होती है? ये डेट पूछा गया है। तो अपहेलियन पेरीहेलियन के बारे में पढ़े होंगे, अपभू और उपभू। तो अपहेलियन यानी अपभू कब होता है? ये मैक्सिमम डिस्टेंस है सूर्य से पृथ्वी का। ऐसे तो आप जानते हैं कि ये 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन जब ये अपहेलियन का स्टेज आता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस का जो स्टेज आता है, तो उस समय 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। और ये जो उपभू यानी पेरीहेलियन यानी मिनिमम डिस्टेंस का जो स्टेज आता है दोनों के बीच, तो ये हो जाता है 147 मिलियन किलोमीटर। तो पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, यानी पेरीहेलियन के बारे में पूछ रहा है, जो 147 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। ये होता है आपको 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को यही है मैक्सिमम डिस्टेंस अपहेलियन का स्टेज। आंसर इसका हो गया 3, बी हो गया 3 जनवरी। Thus this set concludes. I hope you have revised well with facts.
Many more such collections to be availed on Career Shaper. Keep watching, be happy, eat healthy and think better. Till then, thanks and good night.